वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज, हम लोगों ने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन करके जो आपका टॉपिक सिलेबस में है वो खत्म कर दिया। लास्ट वीडियो में हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा कि कैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कौन सी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कैसे बनी है ना, उनके पर्पस को भी हमने डिस्कस किया। तमाम जितना भी आपका सिलेबस था उसको हमने कवर अप कर लिया। आज हमारी जो वीडियो है गाइज, मैंने आपको बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू शूट करेंगे जो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे क्या किया हुआ था कि जो है आपकी तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, एट द एंड हमने आपसे जो है वो 10-10 करके एमसीक्यू जो है वो डिस्कस किए थे। लेकिन लास्ट वीडियो काफी लेंथी बन गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे इतना लेंथी जो है वो नहीं देख पाते, इसलिए हमने अलग करके जो है वो क्या किया, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हम लोग, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एमसीक्यूज रहते हैं आपके वो डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं गाइस जो अक्सर पेपर में पूछे गए हैं। हमने इनको जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन्हीं से उठाकर, और जो स्टेट लेवल पे जो हमारे एग्जाम होते हैं, सॉरी स्टेट लेवल कह रहा हूं, यूटी लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उन पे से हम लोग लेकर आपके लिए आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ऐसे ही गाइस हमने जब जो आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो एमसीक्यूज शूट किए थे उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं थे। आपके जो असिस्टेंट कंपाइलर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का पेपर था उसमें नियर अबाउट तो तमाम पेपर ही जो है वो रिपीट हुआ था जो एमसीक्यूज हमने करवाए थे। तो ठीक है, तो इन एमसीक्यूज को आपने थोड़ा ध्यान से देखना है गाइस। ठीक है, तो चलिए पहला जो एमसीक्यूज आ रहा है गाइस, आपका पहला एमसीक्यूज आ रहा है कि सार्क वाज फाउंड इन, सार्क को कहां पर बनाया गया था। तो आपने याद रखना है सार्क। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन मैं लास्ट वीडियो में नहीं दे पाया हूं वो मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको दे दूंगा। सार्क की हमने जो है डेट पढ़ी थी 85 में इसको बनाया गया था, तो अब हमने देखना है कि इसको कहां पर बनाया गया था, जिससे कि आपका पूरा वो पिक्चर जो है सार्क की वो कंप्लीट हो जाए। आपको पता है कब बना, कौन कौन है इसमें, तो कहां पर इसको बनाया गया था। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, जिनीवा, ढाका या थिम्पू। तो इसका आपने याद रखना है कि इसको फॉर्म किया गया था आपके ढाका में। तो बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, इसमें आपका होमवर्क क्या है, इसका आप में होमवर्क क्या कर रहा है, आपने होमवर्क में आपने मुझे बताना है कि लास्ट समिट जो हुई थी, लास्ट समिट ऑफ सार्क जो हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, लास्ट समिट ऑफ सार्क जो है वो कब हुई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इसका रिजल्ट क्या आया था। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया था, क्या हुआ था इसमें। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका दैट G15 इज द ग्रुप ऑफ, जो G15 है वो कौन सा ग्रुप है, डेवलपिंग कंट्रीज का, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज का, या कंपनीज का। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि G15 जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि G15 जो है वो किसका है, डेवलपिंग कंट्रीज का जो है वो क्या है, आपका ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। ठीक है ना, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो आपका G7 का पार्ट नहीं है गाइस, बताइए। जापान, रशिया, फ्रांस या इटली। तो इसमें से कौन सा आपका जो है वो पार्ट नहीं है, तो वो है गाइस आपका रशिया। रशिया जो है वो आपका G7 का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, बताइए इनमें से सार्क का मेंबर कौन नहीं है। श्रीलंका है, मालदीव्स है, म्यांमार नहीं है, भूटान है। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है आपका, म्यांमार। म्यांमार जो है वो आपका किसका हिस्सा नहीं है, वो आपका सार्क का हिस्सा जो है वो बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सार्क जो मूवमेंट है वो क्या है, वॉज लॉन्च्ड फॉर, किस लिए की गई थी, पॉलिटिकल अलायंस के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए, या मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए। तो मैंने आपको गाइस बताया था कि इनकी अगर आप पर्पस को पढ़ते हो तो आप देखोगे कि कॉपरेशन 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 वर्ड होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, रीजनल कॉपरेशन, बिकॉज सार्क क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पर मिलती है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है ना, तो इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इकोनॉमिक, सोशल
और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बात करते हैं, पर्टिकुलरली किसी एक रीजन के लिए। तो बेसिकली ये क्या है, एक रीजनल कॉपरेशन है। मिलिट्री स्ट्रेटजी ये नहीं है, कल्चरल एक्सचेंज नहीं है और पॉलिटिकल अलायंस तो बिल्कुल भी नहीं है ये गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मिलिट्री अलायंस। बताइए गाइस, मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको बताया था इनमें से कौन सा जो है वो मिलिट्री अलायंस है, नाटो, नाफ्टा, EEC या आपका एशियान। तो गाइज मैंने आपको पहले बताया था कि नाटो एक मिलिट्री ग्रुप है, एक मिलिट्री अलायंस है, तो नाटो इज द राइट आंसर गाइज। ठीक है, तो ये है गाइज आपके, एक बार फिर से देख लेते हैं। सार्क कहां पर बना है, ढाका में बना है। G15 जो है वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है और रशिया जो है इज नॉट द पार्ट ऑफ G7 एंड म्यांमार इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ सार्क। और आपका जो सार्क है उसको बनाने का मतलब है रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की जाए, और नाटो जो है वो मिलिट्री अलायंस है गाइज। ऐसे आपने इनको याद रखना है। ठीक है गाइस, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरपोल मींस, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए जो मैंने आपको बोला ना, जो वीडियोस में छूट गया है वो हम यहां पर आपको कवर अप करवाएंगे। तो इंटरपोल का क्या मतलब है, व्हाट डज इंटरपोल मींस या स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, नन ऑफ दीज है, या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स है। ये क्या है गाइस इंटरपोल। आपने सुना होगा, जैसे शाहरुख खान की मूवी है डॉन, तो वो कहता है कि इंटरपोल भी मुझे ढूंढ रही है, तो लेकिन मैं मिल नहीं रहा हूं। तो इंटरपोल का मतलब आप सिंपल याद रखिए, इंटर से लिया गया है इंटरनेशनल और पोल का मतलब रखिए पुलिस, तो ये क्या है, इंटरनेशनल पुलिस है एक। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनली पुलिस है जो क्रिमिनल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है गाइस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस आपकी एमएसटी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। बताइए जो एमएसटी है जो इंटरनेशनल, उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं गाइस। तो एमएसटी के जो हेडक्वार्टर्स हैं गाइस वो कहां पर है, बर्लिन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस, आपका लंदन। ठीक है, लंदन इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड एट। ठीक है, IAEA। ठीक है, IAEA। ठीक है, इसकी जो आपकी फुल फॉर्म क्या बनती है, इसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो है आपके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं गाइस। तो ऑप्शंस में आपको दिया गया है, ऑप्शंस में है वीनिया, लंदन, जिनेविया या वॉशिंगटन। तो राइट आंसर है इसका वीनिया। याद रखिएगा, वीनिया में जो है वो आपके किसके हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर। जो मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं गाइस। ठीक है, और ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये 5 कौन कौन से, ऑप्शंस आर जापान, वेस्ट जर्मनी, USSR, UK एंड USA। ऑप्शन बी कनाडा, चाइना, फ्रांस, USSR एंड USA। जर्मनी, चाइना, USSR, UK एंड USA। चाइना, फ्रांस, USSR, UK और आपका USA। गाइज ये क्वेश्चन JK जो आपका SSB फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2015/16 लिख दूंगा मैं क्योंकि ये पेपर कैंसिल भी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो परमानेंट मेंबर है UN के वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन क्या है गाइज इसका, ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, USSR, UK एंड USA। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये इसके परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मैंने आपको बताया भी था लास्ट में, एक पिक्चर भी दिखाई थी आपको कि जो WWF है उसका जो लोगो है वो क्या है। ऑप्शंस आर डियर, पैंडा, कैमल और लायन। तो आपको याद होगा उसका ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था, पैंडा। तो पैंडा इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, समझ आ गई गाइस। ये एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है इंटरपोल का मतलब क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। एमएसटी जो इंटरनेशनल है उसका जो हेडक्वार्टर्स कहां पर है, आपका लंदन में है। और हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसके हेडक्वार्टर्स वीनिया में है। 5 परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उनका नाम है चाइना, फ्रांस, USSR, UK एंड रशिया। और जो WWF है उसका लोगो क्या है, पैंडा।
ठीक है गाइज, चलिए ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। इनमें से कौन सी चीज जो है डिसआर्मामेंट के साथ डील नहीं करती है? साल्ट, एनटीपीटी, सीटीबीटी और नेटो। गाइज इसको समझ लीजिए पहले ये क्या कहता है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जब आपकी कोल्ड वॉर चल रही थी ना, तो कोल्ड वॉर में दोनों सुपर पावर्स आर्म्स रेस में लग गई थी, दोनों ही हथियार बनाने में लग गई थी। अमेरिका के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन था और बहुत सारी कंट्रीज भी अब न्यूक्लियर वेपन हथियाना चाहते थे। तो सब कंट्री, जितने भी आपके परमानेंट मेंबर्स थे, वो कहने लगे कि अगर सबके पास न्यूक्लियर वेपन हुआ तो हम लोग कैसे वॉर को रोक सकते हैं। इन फ्यूचर किसी ने अगर न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो क्या होगा। तो उस न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने के लिए, या आप कह सकते हो जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे उनको खत्म करने के लिए कुछ ट्रीटीज का जो है वो साइन किया गया था, ठीक है। जैसे उसमें से आपकी ये बोलता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसआर्मामेंट, ट्रीटी फॉर डिसआर्मामेंट, ठीक है, ट्रीटी फॉर डिसआर्मामेंट, ठीक है। डिसआर्मामेंट करने के लिए, आर्म्स को खत्म करने के लिए ही ट्रीटी जो है वो बनाई गई थी, जिनमें आपका साल्ट आता है, ठीक है, साल्ट है, एनटीपीटी भी उसका हिस्सा है, याद रखेगा, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी भी उसका हिस्सा है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी भी है इसका, स्ट्रेटेजिक कुछ है ये, स्ट्रेटेजिक अटलांटिक, इसका भी मैं भूल चुका हूं गाइस, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। साल्ट भी है, साल्ट 1 है, साल्ट 2 है, साल्ट 1 है, फिर साल्ट 2 है। ये सारी की सारी ट्रीटीज हुई हैं, किस लिए? आपके हथियारों को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आपने जरूर पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में कि किस तरीके से कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए ही ये सब ट्रीटीज की कर दी गई थी, ताकि जो डेडली वेपन्स हैं उनको खत्म किया जाए। तो नेटो मैंने आपको वीडियो में बनाया था, इट्स अ मिलिट्री अलायंस। क्या है ये? मिलिट्री अलायंस है गाइस, ठीक है, मिलिट्री अलायंस है ये। तो ये बेसिकली कोई वो नहीं था आपका, डिसआर्मामेंट के लिए नहीं बना था। तो इसमें राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? इसमें नेटो बन रहा है। नेटो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है, जबकि एनटीपीटी, सीटीबीटी, साल्ट 1, स्टार्ट 2 है ना, इसमें एक और भी है, साल्ट है ना, एक स्टार्ट है, START, ठीक है, START भी है एक, ठीक है। ये भी एक मतलब ये आपकी क्या है, ये वो ट्रीटीज हैं, वो ट्रीटीज जो पावरफुल कंट्रीज ने आपस में साइन की हैं अपने डेडली वेपन्स को खत्म करने के लिए। ये आपने याद रखना है, जो ट्रीटीज वेपन्स को खत्म करने के लिए हमने बनाई थी उनके नाम है साल्ट, एनटीपीटी, सीटीबीटी। पेपर में अगर आता भी है तो याद रखिएगा इसका। और इसी को हम क्या कहते हैं? डिसआर्मामेंट कहते हैं। तो इनमें से नेटो जो है वो मिलिट्री अलायंस है, इसलिए नेटो इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। नहीं आएगी तो आप मुझे बताना, मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है गाइस? हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, याद रखिएगा। FAO का जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं गाइस आपके पास। ऑप्शंस आर वॉशिंगटन, पेरिस, मैड्रिड या रोम। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है गाइस आपका? रोम। रोम में ही आपके FAO के जो हैं वो हेडक्वार्टर्स हैं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD जिसको कहा जाता है, इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। वो कहां पर है? जिनीविया, रोम, पेरिस या वीनिया। तो राइट आंसर क्या बन रहा है गाइज इसका? मैंने आपको बताया भी है। तो राइट आंसर इसका जिनीविया बनता है, वहीं पर इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद UNO। इनमें से कौन सी चीज जो है वो UNO के अंडर नहीं है? तो ऑप्शंस आर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या एशियान या नन ऑफ द अबव। तो गाइज बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या है आपका? एशियान। एशियान जो है वो UN के अंडर नहीं आता है, बेसिकली इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये UN के अंडर नहीं आती है। हाँ, ये भी UN के अंडर आती है, वो भी UN के अंडर आती है, ये UN के अंडर नहीं आता। UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है MST जो इंटरनेशनल है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो आपका MST इंटरनेशनल है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको लास्ट में अभी क्वेश्चन भी पूछा, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी
भी बताया। बताइए कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज के साथ जुड़ी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, जो हम लोग बुरा व्यवहार करते हैं जानवरों के साथ, उसके लिए बनी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए बनी है, या प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए बनी है। तो ये गाइस किसके लिए बनी है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जो आपका ये बना है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए लेकर ये बना है एमएसटी इंटरनेशनल। किसके लिए बना है, आपका प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए ही एमएसटी इंटरनेशनल को जो है वो फॉर्म कर दिया गया था। एक बार फिर से गाइस इसको, इस पेज को डिस्कस करते हैं। पेज क्या है कि इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग है वो रिलेट नहीं करता है डिसआर्मेंट। तो साल्ट जो ट्रीटी थी वो डिसआर्मेंट के लिए ही कर दी गई है, एनटीपीटी भी इसके लिए कर दी गई है, सीटीबीटी भी इसके लिए कर दी है, और स्टार्ट करके जो आपकी स्टार्ट करके जो आपकी टर्म है उसको भी जो है वो डिसआर्मेंट के लिए यूज किया गया है। बस नाटो, सेंटो है ना, सीटो, एस वाला, ठीक है, सी नहीं, एस वाला, सीटो, यहां दोबारा लिख देता हूं, सीटो, ठीक है, और वार्सा पैक्ट, ये सारी की सारी क्या है आपके जो है वो क्या है आपके ये क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके क्या है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और आपके जो ये बाकी हैं ये हथियारों को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट जो है वो कंट्रीज ने आपस में किया है। उसके बाद हमने देखा कि एफओ का जो FAO का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है, वो रोम में है। यूनाइटेड कॉन्फ्रेंशन ऑफ ट्रेड जो है वो कहां पर है, जिनेविया में है। और जो आपका एशियान है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के अंडर नहीं आता है। सार्क भी इसके अंडर नहीं आता है गाइस, ठीक है, SAA और C इसके अंदर नहीं आता है, EU इसके अंडर नहीं आता है। जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर यूएन, ठीक है। और हमने देखा कि एमएसटी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है ह्यूमंस के जो आपके प्रोटेक्शन देती है आपके ह्यूमन राइट्स को गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके आ रहे हैं और क्वेश्चंस, और इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। इसमें पूछा गया कि फर्स्ट इंडिया टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था JKPSC में, JKPSC में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, जो आपका केएस का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, कि बताइए इनमें से किस बंदे ने यूएन के असेंबली में जाकर जो है वो हिंदी में स्पीच दी है। नाउ इट्स आजकल के हो सकता है आपको यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी की जगह जो है वो आपको मोदी जी भी दिए होंगे वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो भी उन्होंने भी स्पीच की हुई है ना। लेकिन उनसे पहले भी कोई रह चुका है। दैट इज ऑप्शंस आर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या लाल कृष्ण आडवाणी। सो इसका राइट आंसर क्या है गाइस, आपके AB वाजपेयी, जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच की हुई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ ओपेक, ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो है इनमें से कौन से मेंबर हैं उसमें, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या आपका नायर्गी है, या कतर, सऊदी अरेबिया, या वेनेजुला है, या ऑल ऑफ द अबो है गाइस, ठीक है। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है गाइस, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑल ऑफ द अबो गाइस, ठीक है। ऑल ऑफ द कंट्री जो है वो इसका ओपेक का हिस्सा है गाइस, ठीक है। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, जितनी भी ब्ला ब्ला जहां पर ये कंट्रीज का नाम दिया हुआ है ये सारी के सारी आपके ओपेक का हिस्सा है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन इज, तो कौन है वो, यूनेस्को है, यूएनओ है, यूनिसेफ है, या नन ऑफ द अबो है। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, यूएनओ है। क्यों, क्योंकि यूएनओ को अगर हम देखें, ठीक है, यूएनओ को पहले कहा जाता था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसके बाद इसको बनाया गया या इससे पहले इसको बनाया, कुछ भी कहती है। इसको 1920 में बनाया गया है और इसको 1945 में बनाया गया है। रीजन क्या था गाइस, रीजन था कि एक्चुअली में देखा जाए तो रीजन था इसका WW2, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, क्योंकि इधर पे 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, फिर लीग ऑफ नेशन को बनाया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं, जिस काम के लिए इसको बनाया था उसने तो अपना काम किया नहीं, इसलिए इसको हटाकर इन्होंने क्या बना दिया, आपका यूएनओ बना दिया। तो यही ये पूछ रहा है कि जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन
वो क्या है, तो वो है यूएनओ। या ऐसे भी पूछ सकता है कि यूएनओ इज ऑलरेडी फॉर्मली नोन एज, पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, तो इट्स लीग ऑफ नेशन गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइज, द लास्ट वन, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर्स कहां पे, तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं गाइज, ब्रसेल्स में इनका जो है वो यूरोपियन यूनियन का अपना जो है वो क्या है, इनका अपना इनकी जो है वो हेडक्वार्टर है गाइज। याद रखिएगा ईयू की जो है वो अपनी एक करेंसी है, अपनी करेंसी है उनकी, जिसको हम कहते हैं यूरो। याद रखिएगा यूरो, इनकी यूरो जो है वो करेंसी है। ठीक है, इनकी अपनी पार्लियामेंट है, कंट्रीज ने मिलकर एक पार्लियामेंट भी फॉर्म की है जहां पर ये अक्सर करते हैं। लेकिन इनके उनका भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट्स यूरो। याद रखिएगा गाइज। ठीक है गाइज, तो ये थे गाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो हम लोग लेकर आए थे आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। बाकी क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी आप कर चुके हो, जो आपने वीडियोस पहले देखी है, जिसमें हम लोग एट द एंड में आपको हर वीडियो में 10 से 12-15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो ये था गाइज आपका आज का टॉपिक। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहे। आपको जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको रिवीजन हो गई, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल भी इस पोर्शन को टच नहीं कर पाए हैं, वो उन लोगों के लिए भी ये एक स्टार्टर है। इसको अगर आप बार बार देखोगे, वीडियोस भी देखोगे, इसको भी देखोगे, तो आप कंप्लीटली जो है इस पोर्शन से आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे गाइज। एज फार एज मेरी तरफ से मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं आपको हर पॉइंट जो है जीएस का जो मैं चीज कंपोनेंट में आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई भी मतलब पॉइंट नहीं होगा जो आपको पेपर में नहीं आएगा। बस आपने मन लगा के पढ़ना है, अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। आपका खुद की लिखाई आप किस तरीके से करते हो, आप किस तरीके से अपने नोट्स बनाते हो, कुछ कोड वर्ड लिखते हो, कुछ भी लिखो, आप उससे याद रखोगे। ठीक है गाइज, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। लेट्स सी कि अब हम लोग आपके लिए क्या लेकर आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आपके पेपर में जो है आपकी हेल्प करेंगी। तो तब तक आपको क्या करना है, आपको जो है टेस्ट देते रहना है। आपको एग्जाम जो ऐप है हमारी एग्जाम क्रैकर, उस पर जाकर वहाँ टेस्ट दीजिए। पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड है, इस जो हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, आप उनको पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर गाइस। पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अभी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है और आपको जो है पेपर कैंसिल हो जाएगा। पेपर का कोई पता नहीं है, पेपर कोई कैंसिल वैंसिल नहीं होने वाला है, पेपर जरूर होगा। आपने अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है और घरों में रहिए, बी सेफ एंड गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।